नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन हमने पहले भी देखा है कि भाई जो पायरुविक एसिड है जो किससे बनता है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पायरुविक अम्ल है, यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होगा, तो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है तो आप सबको पता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मात्रा में क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यह कंडीशन तो कब हो रही है, जब पायरुविक एसिड को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन का साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो ऊर्जा, ऊर्जा बन रही है लेकिन अधिक मात्रा में बनेगी, कोई थोड़ी ऊर्जा नहीं बनेगी, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ये कंडीशन तो कब है, जब इसको पायरुविक एसिड को मिल रही है आपके ऑक्सीजन। अब यदि ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है तो अब क्या होगा, यहां पर तो ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही थी, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। और यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है तो क्या होगा, नहीं होती है तो क्या होगा, एक तो कम मात्रा में ऊर्जा बनेगी, कम मात्रा में ऊर्जा, एक तो ये हो गया, और एक होगा आपके किसका निर्माण होगा, और पहले एसिटाल्डिहाइड, पहले किसका, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा, वह एसिटाल्डिहाइड से एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। यह कंडीशन है आपके कब, जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब पहले एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा और उस एसिटाल्डिहाइड से क्या होगा, फिर एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। एक चीज और है, जब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है और एसिटाल्डिहाइड से किसका निर्माण हो रहा है, एल्कोहल का, तो इसे आप किण्वन भी कह सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जब प्राप्त नहीं होती पायरुविक एसिड को तो क्या होता है, तो उसका किण्वन हो जाता है ना, किण्वन होता है। और किण्वन के दौरान फिर सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा और एसिटाल्डिहाइड से एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, साथ ही साथ एक चीज और होता है कि NaDH2 का अपचयन हो जाएगा, किसमें, NAD+ में, NaDH2 का अपचयन हो जाएगा NAD+ के अंदर। तो ये जो कंडीशंस है वो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन किस प्रकार होता है, कि यदि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है पायरुविक एसिड को तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बहुत अधिक मात्रा में क्या बन जाएगा आपके, ऊर्जा।
और यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर किण्वन की क्रिया होगी। उस किण्वन की क्रिया में क्या होगा, पहले एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा, एसिटाल्डिहाइड से फिर अल्कोहल का निर्माण होगा है, ठीक है। और जो ऊर्जा है वो भी कम मात्रा में निकलेगी। साथ ही साथ NADH2 का अपचयन है वो NAD+ में हो जाता है। आगे है आपके किण्वन। किण्वन क्या होता है, अभी हमने पढ़ाई है कि जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उसका किण्वन होता है। और ये किण्वन की प्रक्रिया है वो कवकों और जो यीस्ट कोशिकाएं हैं या जीवाणु हैं उनके अंदर क्या है, किण्वन की क्रिया चलती है। तो कवकों व जीवाणुओं में किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, कवकों व जीवाणुओं में किण्वन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, शर्करा यानी ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। अनुपस्थिति में संपन्न होती है ना। किण्वन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का। इसके फलस्वरूप अल्कोहल का निर्माण होता है। अब यदि हम देखें कि किण्वन के प्रकार, किण्वन भी अलग अलग प्रकार की होती है। किण्वन के जो प्रकार है वो भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो अब हम देखते हैं किण्वन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है अल्कोहली किण्वन। अल्कोहली किण्वन या अल्कोहलीय किण्वन भी आप उसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार के किण्वन में सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड वह पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित होता है ना। इसमें दो चरण होते हैं। अल्कोहली जो किण्वन है उसमें दो चरण चलेंगे। तो पहले चरण की यदि हम बात करें तो पहले चरण में क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है आपके पास, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल है, उसका पायरुविक डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल पायरुविक डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड।
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, मुक्त होती है ना। ये पहला चरण है। पहले चरण में पायरुविक अम्ल पायरुविक डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, वो मुक्त हो रही है। अब दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में ये जो एसिटाल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड है वो पायरुविक डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ अपचयन होगा NaDH2 का, किसमें, NAD+ में अपचयन हो जाएगा। तो अल्कोहली किण्वन दो चरणों में होता है। सबसे हमने पहले भी देखा है कि पहले एसिड जब हम पढ़ रहे थे उसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है ना। एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है और एसिटाल्डिहाइड से बाद में फिर किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। यहां पर भी देखो ये हो रहा है, पायरुविक अम्ल से पहले एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है और फिर एसिटाल्डिहाइड से किसका निर्माण हो रहा है, अल्कोहल का, और साथ ही साथ NaDH2 का अपचयन किसमें हो रहा है, NAD+ में इसका अपचयन हो रहा है। तो ये पहला प्रकार हो गया आपका अल्कोहली किण्वन। अगला प्रकार है आपका लैक्टिक अम्ल का किण्वन। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार के किण्वन में या सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस प्रकार का किण्वन एक तो आपके जो लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणुओं में पाया जाता है ना। लैक्टिक अम्ल किण्वन है वो किसमें, एक तो आपके लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणुओं में होता है। अब इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के किण्वन में लैक्टिक अम्ल यहां पर पायरुविक अम्ल व NaDH2 का अपचयन किसमें होता है, पायरुविक अम्ल का तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में, और NaDH2 का अपचयन हो जाएगा NAD+ में, है ना। तो ये पायरुविक अम्ल है आपका, पायरुविक अम्ल, और एक एंजाइम काम आएगा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल है वो किस में बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल में। और साथ साथ अभी हमने क्या देखा है, दो चीज हो रही नहीं यहाँ पर कि पायरुविक अम्ल का अपचयन किस में होता है, लैक्टिक अम्ल में, और NaDH2 का NAD+ में। तो ये NaDH2 बदल जाएगा आपके NAD+ में, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा,
लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रकार का जो किण्वन है वो कहलाता है आपका लैक्टिक अम्ल किण्वन। अच्छा, एक ये पे एक चीज और है कि ये लैक्टोबैसिलस क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु में तो होता ही है। मांसपेशियां हैं, हमारी जो शरीर की मांसपेशियां हैं, वहां पर भी क्या होता है, ये इस प्रकार लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, किण्वन होता है। हमको ज्यादा मेहनत का काम करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो क्या होता है, थकान आ जाती है, मांसपेशियां थक जाती हैं काम करते करते। उसका कारण यही है कि उस मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल आकर जमा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो कम होने लग जाती है, यानी ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है उस समय। तो फिर वहां पर किण्वन की क्रिया होती है और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण फिर हमें थकान महसूस होती है। तीसरा प्रकार है एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन, तो इस प्रकार के किण्वन में होता क्या है, एसिटिक अम्ल किण्वन में के सबसे पहले जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल वो चेंज हो जाएगा आपके किसमें, पायरुविक अम्ल एसिटिल्डिहाइड में, एसिटिल्डिहाइड में, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, है ना। पायरुविक अम्ल है वो एसिटिल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है वो आपके किसमें, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाए। एसिटिक अम्ल में क्या हो रहा है, पहले पायरुविक अम्ल है वो एसिटिल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, और एसिटिल्डिहाइड बाद में एसिटिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार का जो किण्वन है वो आपके एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणुओं में संपन्न होता है। ठीक है ना। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु में ये एसिटिक अम्ल का किण्वन है वो होता है। पहले पायरुविक अम्ल से एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होगा और फिर एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अगला चौथा है ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन, है ना, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। तो इस प्रकार का जो किण्वन है वो आपके एक तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस नामक जीवाणु में पाया जाता है। है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस जीवाणु में पाया जाता है। सबसे पहले पायरुविक अम्ल बदल जाएगा आपके एसिटोएसिटिक अम्ल में। ठीक है, पायरुविक अम्ल है, सबसे पहले एसिटोएसिटिक अम्ल में बदल जाएगा, और ये फिर एसिटिक अम्ल चेंज हो जाएगी आपके ब्यूटायरिक अम्ल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार ब्यूटायरिक अम्ल का क्या होता है, किण्वन होता है। आगे देखिए, श्वसन व
किण्वन में अंतर। क्या भाई, श्वसन और जो किण्वन है उसमें क्या क्या अंतर है? श्वसन और इधर हम लिखते हैं किण्वन। देखो पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है श्वसन, ठीक है। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। पहला अंतर तो यही होगा कि भाई श्वसन के लिए तो क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और किण्वन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है इसके अंदर कि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, जीवित कोशिकाओं में ही श्वसन होता है। लेकिन किण्वन के लिए ये बॉन्डनेस नहीं है, ये बंधता नहीं है कि भाई इसको संपन्न होने के लिए कोई जीवित कोशिका ही चाहिए, है ना। किण्वन के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। ये अंतर हो गया कि श्वसन सभी लिविंग सेल्स में होगा और किण्वन के लिए जरूरी नहीं है कि उसको लिविंग सेल्स मिले, है ना। निर्जीव के अंदर भी किण्वन की क्रिया है, हो सकता है, जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, श्वसन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है श्वसन के अंदर, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल का क्या होता है, निर्माण। कब? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण का। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस में होता है, श्वसन में होता है। और किण्वन में हमने पढ़ाई है कि किण्वन के अंदर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। यहां अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे एल्कोहल व CO2 का निर्माण होता है। देखो यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है पूर्ण ऑक्सीकरण से, और यहां अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए एल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है यहां पर। चौथा है, श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक अंतर हो रही है यहां पर, देखो श्वसन में जल का निर्माण होता है, श्वसन में किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण होता है, लेकिन किण्वन में H2O का निर्माण नहीं होता, जल का निर्माण यहां पर नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और एल्कोहल का होता है, यहां जल का निर्माण नहीं होता है।
तो ये मुख्य रूप से अंतर है आपके श्वसन और किण्वन में, कि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वसन है वो सभी जीवित है ना, लिविंग सेल्स के अंदर ये संपन्न होता है, और किण्वन है इसको जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। फिर श्वसन में ग्लूकोज के या शर्करा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है ना, और यहां पर अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। साथ ही साथ श्वसन में जल का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर जल का निर्माण, किण्वन में जल का निर्माण नहीं होता। श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और किण्वन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए कम मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी, निर्मुक्त होगी, और श्वसन के अंदर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ऊर्जा भी अधिक मात्रा में यहाँ पर निकलेगी। अगला है आपके शर्करा विघटन के कुछ अन्य पद, जिसमें आपके दो पथ, जिसमें एक पद आता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पथ या पेंटोस फास्फेट पथ, यानी HMP है ना, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या PP पेंटोस फास्फेट पथवे। ठीक, अब देखो क्या होता है कि जो ऑक्सीश्वसन है, ऑक्सीश्वसन वो सामान्यतः कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में चलता है ना। ऑक्सीश्वसन सामान्यतः ग्लाइकोलाइसिस व किसमें चलेगा, आपके ग्लाइकोलाइसिस में चलेगा, और क्रेब्स साइकिल्स में, क्रेब्स चक्र में होता है या चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ जीवों के अंदर इनके अलावा भी कुछ पथ पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ जीवों में इनके अलावा भी वैकल्पिक चक्र पाए जाते हैं। और वो चक्र कौन कौन से हैं? ये वाला HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या पेंटोज फास्फेट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, PP में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि इसका जो खोज है वो वारबर्ग व डिकिंस ने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन वारबर्ग व डिकिंस ने किया था, लेकिन विस्तृत इसका जो अध्ययन है वो रेगर ने किया था, है ना। सर्वप्रथम अध्ययन तो वारबर्ग व डिकिंस ने किया था, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो रेगर ने किया था। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 5 कार्बन वाली हेक्सोस शर्करा का विघटन अन्य हेक्सोस शर्करा द्वारा होता है ना। 5 महत्वपूर्ण चीज क्या है, हेक्सोस शर्करा, तभी तो इसका नाम क्या है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। तो इसमें जो 5 कार्बन वाली जो हेक्सोस आपके शुगर है, शर्करा है, उसका विघटन होगा किसके द्वारा, किसी अन्य हेक्सोस शर्करा के द्वारा। इस विघटन के अंतर्गत क्या होगा
कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनेंगे विघटन के द्वारा, है ना। एक तो बन जाएगा आपके NaDH2 और एक बन जाएगा पेंटोज शर्करा। इसलिए इसका नाम देखो यहां पर पेंटोज फास्फेट पथ भी है। क्यों? क्योंकि जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें एक क्या है, पेंटोज शर्करा। तो NaDH2 का निर्माण हुआ और साथ ही साथ किसका, पेंटोज शर्करा का। यह हो कब रहा है, जब 5 कार्बन वाली हेक्सोज शर्करा का विघटन किसी अन्य हेक्सोज शर्करा के द्वारा हुआ। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बन गए, NaDH2 और पेंटोज शुगर बन गई। अभी जो पेंटोज शुगर है इसके द्वारा आपके न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तभी तो हमने कहा है कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है NaDH2 और पेंटोज शर्करा। NaDH2 तो क्या होगा, ऊर्जा के रूप में रहेगी, और पेंटोज शर्करा से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है उसका निर्माण हो रहा है और न्यूक्लियोटाइड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार जो हेक्सोज शर्करा है वो 5 कार्बन की है उसका विघटन होता है किसी अन्य हेक्सोज शर्करा के द्वारा, जिसके द्वारा एक तो NaDH2 का निर्माण होता है और पेंटोज शर्करा का निर्माण होता है। साथ ही साथ इस जो पथव्यय है ये HMP या PP, इसका सबसे पहले जो अध्ययन है वो वारबर्ग और डिकिंस ने किया था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन है वो रेगर ने किया था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और कल इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।